चंद्रशेखर वेंकट रामन। 1907 में केवल 18 साल की उम्र में रामन जी ने एमए की परीक्षा पास कर ली थी। उसी साल उनका विवाह हुआ और सहायक महालेखापाल के पद पर कलकत्ता में उनकी नियुक्ति हुई। ये वो दौर था जब कलकत्ता की इंडियन एसोसिएशन की प्रयोगशाला में वेंकट रामन जी ने खोज कार्य शुरू कर दिया था। मगर 2 साल बाद रंगून में मुद्रा अधिकारी के पद पर उनका तबादला हो गया। उस समय बर्मा का शासन भी भारत की ब्रिटिश सरकार ही संभालती थी। रंगून की ही एक घटना है। वहां के एक व्यापारी ने नया मकान बनाने के लिए काफी रुपया जोड़ा था, जिसे उसने 100 रुपयों के बंडलों में लकड़ी के अपने घर में सुरक्षित रखा था। मगर एक दिन उस घर में अचानक आग लग गई। नोटों को भी काफी नुकसान पहुंचा। जले हुए नोटों को लेकर वो व्यापारी विलाप करता हुआ मुद्रा कार्यालय पहुंचा। छोटे अफसरों ने नोटों की हालत देखकर उसे साफ कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। व्यापारी और भी जोर से विलाप करने लगा। जब रामन जी ने अपने कार्यालय में किसी के रोने की आवाज सुनी तो वे अपने कमरे से बाहर आए। उन्होंने व्यापारी की बात सुनी और फिर नोट देखे। फिर उससे बोले, मैं तुम्हारे नोटों की जांच करूंगा, कल फिर आना, मगर ज्यादा उम्मीद मत रखना। रात को भोजन के बाद मैग्नीफाइंग लेंस लेकर रामन उन क्षतिग्रस्त नोटों की जांच करने में जुट गए। उन्होंने बड़ी सावधानी से एक एक नोट को परखा और नोटों के नंबर नोट कर लिए। दूसरे दिन रामन ने उन क्षतिग्रस्त नोटों के बदले उस व्यापारी को नए नोट देने का आदेश जारी कर दिया। व्यापारी ने रामन के पैर पकड़ लिए। कुछ दिन बाद वो व्यापारी एक बार फिर रामन के कार्यालय में आया। उसने रामन की मेज पर एक लिफाफा रखा जिसमें 3000 रुपए थे। रामन ने जब लिफाफे के भीतर वे रुपए देखे तो वे उस व्यापारी पर बरस पड़े। वे भड़क कर बोले, मैंने अपना फर्ज पूरा किया है। अपने फर्ज को पूरा करने के लिए मैं तुमसे कोई रकम स्वीकार नहीं कर सकता। समय निष्ठा में भी रामन की समानता करने वाले विरले ही मिलेंगे। दोस्तों, आजादी के बाद का एक किस्सा और हमें देखने को मिलता है कि हैदराबाद में वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन हो रहा था। सम्मेलन में राज्य के गवर्नर भी पधारे। उन्होंने अपने भाषण में वैज्ञानिकों को उपदेश दिया कि वे अपनी गतिविधियों को केवल मौलिक अनुसंधान तक ही सीमित न रखें। उपदेश के तर्ज की और भी कई बातें बताने के बाद वे अंत में बोले, अब आप दृष्टि के क्रिया विज्ञान के बारे में प्रोफेसर रामन से सारगर्भित भाषण सुनेंगे। मैं और आप भाषण तो नहीं समझ पाएंगे, मगर आप सभी जानते हैं कि प्रोफेसर रामन नोबेल पुरस्कार विजेता एक महान वैज्ञानिक हैं। जैसा कि स्वाभाविक था, रामन को गवर्नर की बात चुभ गई, मगर उन्होंने अपना संयम बनाए रखा और बहुत ही सरल और सरस शैली में विषय को समझाया। लेकिन भाषण के अंत में गवर्नर को संबोधित करते हुए बोले, श्रीमान गवर्नर, जब मुझे नोबेल पुरस्कार मिला तो मेरी बूढ़ी अनपढ़ चाची ने जानना चाहा कि मैंने ऐसी कौन सी बड़ी चीज खोजी है कि मुझे इतना नामी पुरस्कार मिला। मैंने उसे सरल ढंग से रामन प्रभाव समझा दिया। तब उसे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी सी सरल खोज के लिए मुझे इतना ऊंचा पुरस्कार मिला। श्रीमान गवर्नर, मुझे उम्मीद है कि आज के मेरे भाषण की कुछ बातें अवश्य ही आपकी समझ में आ गई होंगी। इतना कहकर रामन बैठ गए। सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दोस्तों, रामन अपने सर पर जो पगड़ी पहनते थे उसके पीछे भी एक कहानी है। आइए जानते हैं। तो रामन कोट पैंट टाई के साथ सिर पर दक्षिण भारतीय पद्धति की पगड़ी पहनते थे। एक बार ऐसा भी मौका आया कि रामन को बताना पड़ा कि वो पगड़ी क्यों पहनते हैं। घटना 1967 की है। अहमदाबाद की भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला में रामन के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया गया था। देश के जाने माने वैज्ञानिक भोज में उपस्थित थे। भोज के बाद कई वैज्ञानिकों के भाषण हुए, जिनमें उन्होंने रामन के महान खोज कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। जवाब में रामन ने अपना भाषण शुरू किया। वे बोले, लोग सोचते होंगे कि इस युग में और अपनी इस उम्र में मैं पगड़ी क्यों पहनता हूँ। मैं ही आपको बताता हूँ क्यों। आज जिस तरह के भाषण दिए गए उन्हें सुनकर मेरा सिर फूल ना जाए, इसलिए मैं इस पगड़ी को बांध कर रखता हूँ। तो दोस्तों, इससे आप समझ गए होंगे कि रामन एक अच्छे ह्यूमर के भी धनी थे। रामन 1933 में कलकत्ता छोड़कर बेंगलुरु चले आए थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के निदेशक बनकर। उसी दौरान जर्मनी में हिटलर का शासन शुरू हुआ। नाजियों के अत्याचारों से बचने के लिए अनेक जर्मन वैज्ञानिक देश छोड़कर दूसरे देशों में शरण ले रहे थे। तब रामन ने उनमें से कुछ श्रेष्ठ वैज्ञानिकों को भारत बुलाने की एक योजना तैयार की। उन्होंने श्रोडिंगर, हेवेसी, गोल्डस्मिथ, मैक्स बॉर्न जैसे कई वैज्ञानिकों को पत्र लिखे और उन्हें भारत आने के लिए आमंत्रित किया। चोटी के कई वैज्ञानिकों ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। मैक्स बॉर्न भी अपनी पत्नी के साथ बेंगलुरु पहुंच गए थे, मगर तत्कालीन ब्रिटिश अधिकारियों ने रामन की उस योजना को सफल नहीं होने दिया। मैक्स बॉर्न की नियुक्ति का अनुमोदन करने के लिए काउंसिल की बैठक बुलाई गई तो उसमें एक अंग्रेज इंजीनियर ने बड़े ही अपमानजनक शब्दों में मैक्स बॉर्न की निंदा की।
जैसा कि स्वाभाविक था, मैक्स बॉर्न उस अपमान को सहन नहीं कर पाए और वो भारत से वापस चले गए। मैक्स बॉर्न के साथ की गई बदसलूकी की जानकारी मिलने पर अन्य वैज्ञानिकों ने भी भारत आने का अपना इरादा बदल दिया और इस तरह चंद्रशेखर वेंकट रामन की यह महत्वपूर्ण योजना असफल रही। रामन की वो योजना देश के लिए बड़ी हितकर थी। उन्होंने यूरोप के योग्य वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया था और ये इसी से स्पष्ट है कि बाद में हेवेसी और बॉर्न ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए। रामन के प्रयासों से जो बात भारत में हो सकती थी वो बाद में फिर अमेरिका में हुई। यदि रामन की योजनाओं और मान्यताओं को अंग्रेज व भारतीय प्रशासकों द्वारा भरपूर सहयोग मिलता तो निश्चित ही भारत की विज्ञान यात्रा में कहीं ज्यादा इजाफा होता।